अरे अम्मा जी, आप तो ऐसे खा रही हैं जैसे कोई शाही दावत चल रही हो। रोटी तो सूखी है, पर पेट से ज्यादा दिल खाली है आज। दूध तो बच्चों के लिए रखा है अम्मा जी, आपको तो आदत है बचा कुचा पीने की। मिट्टी और ममता उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था, नंदगांव। चारों तरफ सरसों के खेत, बीच में कच्चे रास्ते और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने एक टूटी हुई चारपाई। उसी घर में रहती थीं सावित्री देवी। सावित्री, उम्र 60 के आसपास, पर चेहरा अब भी ऐसा जैसे बरसों की तपस्या से चमक उठा हो। उनकी आंखों में गंगा जैसी गहराई थी और चेहरे पर मेहनत की लकीरें। वह औरों जैसी औरत नहीं थी। उनमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई क्यों मैं वाला सवाल नहीं था। बस कर्म, प्रेम और सहनशीलता। उनके पति रामस्वरूप गांव के ट्रक ड्राइवर थे। एक दिन जब राजमार्ग पर रात का धुंध छाया था, एक बड़ा ट्रक पलट गया और उसी के नीचे रामस्वरूप भी। उस दिन सावित्री की दुनिया बदल गई। जब खबर आई, सावित्री अपने 2 महीने के बच्चे को गोद में लिए खेत से भागी, पर जब तक पहुंची, बस राख और रोना रह गया था। उस रात आसमान में बिजली गिरी, पर सावित्री के घर में दीपक भी नहीं जला। गांव वाले बोले, अब तो विधवा का जीवन कांटों भरा होगा, पर सावित्री ने कांटों से फूल उगा दिए। हर सुबह एक युद्ध। सुबह सुबह जब गांव के मुर्गे बांग देते, बाकी सबके घरों में नींद होती, पर सावित्री के घर में दिन शुरू हो जाता। वह 4 बजे उठती, मिट्टी के चूल्हे में आग जलाती और सबसे पहले अपने बेटे राजेश के लिए दूध गर्म करती। हालांकि दूध वो आधा गिलास ही होता, क्योंकि गाय अब बूढ़ी थी। आधा वह राजेश को देती, आधा पानी मिलाकर खुद पी लेती। फिर सिर पर लकड़ी की टोकरियां उठाती और खेतों की तरफ निकल जाती। सुबह की ओस में उनके कदम धूल छोड़ते, पर वो रुकती नहीं थी। सूरज की पहली किरण उनके पसीने पर पड़ती और ऐसा लगता जैसे कोई देवी तपस्या में बैठी हो। दोपहर में वह खेत से लौटती, थकी हुई, पर चेहरे पर मुस्कान। घर आकर कपड़े धोती, कपड़े सिलती। गांव की औरतें अपने बच्चों की फ्रॉक, अपने पतियों के कुर्ते लाती और कहती, सावित्री, तेरे हाथ में तो जादू है। सावित्री मुस्कुराती, जादू नहीं बहन, जरूरत है। शाम को जब सूरज ढलता, वह मिट्टी के चूल्हे पर 2 रोटियां बनाती, एक बेटे के लिए, एक अपने लिए। राजेश के लिए हमेशा घी की एक बूंद रखती, अपने लिए बस नमक। रात को जब गांव सो जाता, तब वह लोरी गाती, सो जा मेरे लाल, तेरा भगवान जागे, तेरे पांवों की धूल में माँ का भाग्य भागे। राजेश उनकी गोद में सिर रखकर कहता, हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। सावित्री हंसती, बेटा, जब तक माँ के हाथ चलते हैं तब तक घर चलता है। समय बीता, पर जिम्मेदारी नहीं। राजेश बड़ा हुआ, तेज, समझदार और मेहनती। स्कूल में हमेशा पहला नंबर लाता। गांव के मास्टर जी कहते, ये लड़का कुछ कर जाएगा। सावित्री का सीना गर्व से फूल जाता, पर गांव का स्कूल सिर्फ 10वीं तक था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता। सावित्री के पास कुछ नहीं था, न जमीन न पैसा, लेकिन माँ के पास जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा धन था, विश्वास। उन्होंने पुरानी संदूक खोली। उसमें 5 पुराने नोट थे, कुछ चांदी के सिक्के और उनकी शादी के वक्त मिली एक छोटी सी चांदी की पायल। उन्होंने पायल बेची, खेत मालिक से कुछ उधार लिया और बेटे के हाथ में 1500 रुपए रखे। जा बेटा, शहर जा, पढ़ाई कर, माँ की दुआ तेरे साथ है। राजेश की आंखें भर आईं। माँ, मैं जल्दी लौटूंगा और एक दिन तुम्हें सोने की पायल दिलाऊंगा। सावित्री मुस्कुराई, हाँ, मुझे पायल नहीं चाहिए, मुझे तेरी इज्जत चाहिए। शहर की जिंदगी, शहर बड़ा था, शोर था, भीड़ थी, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज, रात में पान की दुकान पर काम। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और मनी ऑर्डर से माँ को भेजता। पहली बार जब सावित्री के नाम पर डाकिया आया, पूरा गांव देखने आया। सावित्री के नाम मनी ऑर्डर। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में गर्व। उन्होंने पैसे नहीं गिने, फर्स्ट चिट्ठी को बार बार पढ़ा। माँ, यहाँ की हवा में भी तुम्हारी खुशबू है। बस 1 साल और, फिर तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। गांव की औरतें बोलीं, तेरा बेटा तो परदेश जाकर भी तुझे याद करता है। सावित्री बोली, माँ को भूलने वाला बेटा तो होता ही नहीं। गांव की बदलती हवा राजेश की मेहनत रंग लाई। उसने इंटर पास किया। गांव में मिठाइयां बंटी। सावित्री ने पूरे गांव को खीर खिलाई। पहली बार उन्होंने अपने लिए नई साड़ी खरीदी, हल्की नीली,
जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। वो साड़ी उन्होंने दर्पण में देखी और खुद से बोली, अनाराम स्वरूप भी खुश होंगे। पर खुशियां टिकती कहाँ हैं? गांव में काम नहीं था, शहर में भी नौकरी मुश्किल थी। एक दिन चौपाल पर चर्चा हुई। सऊदी अरब में मजदूरों की जरूरत है, महीने में 50,000 तक कमा सकते हैं। राजेश ने सुना, आंखें चमक उठीं। सावित्री का दिल कांप गया। बेटा, परदेश में अकेला कैसे रहेगा? माँ, अकेला तो तुम यहां हो, मैं वहां जाऊंगा, तुम्हारे लिए कमाऊंगा। सावित्री ने बेटे का माथा चूमा, आंचल से आंसू पोंछे और कहा, ठीक है बेटा, जाना, और माँ को भूलना मत। राजेश ने वादा किया, माँ, मैं लौटूंगा तेरे सपनों को सच्चा करने। परदेश का सफर राजेश गया। पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो खिड़की से बादलों को देखकर मुस्कुराया। माँ, मैं आसमान छू रहा हूं, पर असल जिंदगी जमीन पर थी, कठोर, तपती, बेरहम, रेगिस्तान की गर्मी, भाषा की दीवार और घर की यादात, सब एक। दिन में 12 घंटे की मजदूरी, रात में आधा रोटी और नींद। हर महीने जब वह पगार पाता तो पहले मनियो नर्डर लिखता, माँ के नाम। हर चिट्ठी में वही शब्द होते, माँ, यहाँ की रेत में भी तेरी ममता का एहसास होता है। सावित्री हर महीने पैसे नहीं खर्चती, वो जोड़ती जाती। सोचती, बेटा लौटेगा तो घर पक्का बनाऊंगी, शादी कराऊंगी। पर वो नहीं जानती थीं कि वक्त के साथ साथ कुछ लोग बदल भी जाते हैं। एक माँ की भूख एक दिन गांव में चिट्ठी आई, राजेश शादी करने वाला है। सावित्री खुशी से फूली नहीं समाई, पूरे गांव में मिठाई बांटी। उन्होंने कहा, अब मेरे घर में बहू आएगी, लक्ष्मी आएगी। पर किसे पता था, लक्ष्मी के साथ अभिमान भी आने वाला था। नंदगांव की गलियों में उस दिन जैसे कोई त्योहार उतर आया था। सावित्री देवी के घर में चारों तरफ हलचल थी। पड़ोस की औरतें फूलों की माला बना रही थीं, बच्चे ढोलक पर हाथ आजमा रहे थे और पुराना बरगद भी जैसे आज मुस्कुरा रहा था। राजेश की शादी तय हो गई थी। नई सुबह की शुरुआत राजेश की शादी गांव से 10 किलोमीटर दूर के गांव में तय हुई थी। प्रिया एक बड़े घर की बेटी, शिक्षित और सुंदर। लोग कहते, राजेश भाग्यशाली है, इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है। सावित्री मुस्कुराती, भाग्य मेरा नहीं, मेरे बेटे का है। शादी से पहले के हफ्तों में सावित्री ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी खंगाल डाली। पुराने संदूक में रखे नोटों को गिनती, बार बार जोड़ती, घटाती। आखिरकार उन्होंने तय किया, राजेश की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे मुझे भूखा रहना। उन्होंने अपनी बची हुई सोने की चेन बेची और शहर के बाजार से कुछ कपड़े, मिठाई और एक नई साइकिल खरीदी। जब पड़ोसन ने कहा, सावित्री, तुम तो अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर रही हो, वो बोली, माँ के पास पैसा नहीं होता बहन, बस आशीर्वाद होता है, वही मैं दे रही हूं। शादी का दिन बारात जब चली तो गांव के बच्चे दौड़ते हुए साथ गए। ढोलक, शहनाई, बैंड बाजे, सब कुछ गूंज उठा। सावित्री ने सफेद साड़ी के ऊपर लाल दुपट्टा ओढ़ा था, माथे पर सिंदूर की जगह हल्दी का टीका और आंखों में चमक। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। प्रिया दुल्हन बनी तो पूरा गांव देखने आया। लाल जोड़े में वह सचमुच किसी रानी जैसी लग रही थी। राजेश के चेहरे पर गर्व था, उसकी मेहनत और माँ की दुआ आज साकार हो गई थी। शादी के बाद जब प्रिया पहली बार ससुराल आई, सावित्री ने उसका स्वागत आटे की रंगोली से किया और थाली में दीपक, हल्दी और अक्षत रखे। लक्ष्मी घर आई है, उन्होंने कहा और आंचल फैलाकर बहू का आरती उतारी। प्रिया ने पैर छुए और मधुर स्वर में बोली, माँ जी, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उस दिन सावित्री की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भगवान से कहा, अब मेरी तपस्या पूरी हुई। कुछ महीने की शांति शादी के बाद कुछ महीने घर में जैसे रौनक बस गई थी। सुबह बहू की हंसी, शाम को चाय की खुशबू और बीच बीच में राजेश की आवाज, माँ अब आराम करो। प्रिया सुबह सावित्री के साथ खेतों तक जाती, काम में हाथ बटाती और लौट कर कहती, माँ जी आप कितना काम करती हैं, अब ये सब मुझे करने दीजिए। सावित्री को लगा सच में लक्ष्मी आई है। राजेश भी अब विदेश से अधिक पैसे भेजने लगा। हर महीने की मनी ऑर्डर में चिट्ठी होती, माँ अब पैसे बहू के नाम भेज रहा हूँ ताकि घर संभालना आसान हो। सावित्री ने सोचा, ठीक है, बहू भी तो घर की बेटी जैसी है। धीरे धीरे बदलाव, लेकिन वक्त जो सबसे बड़ा शिक्षक है, उसने फिर अपना रंग दिखाया। शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से हुई। पहले प्रिया सावित्री के साथ बैठकर खाना खाती थी, अब वो रसोई में अलग थाली लगा लेती। पहले वो माँ जी कहकर बुलाती थी, अब माँ की जगह आप आ गया था। पहले वह खेतों में साथ जाती, अब कहती, माँ जी धूप में जाना सेहत के लिए ठीक नहीं, आप घर पर रहिए। धीरे धीरे घर की चाबी उसके हाथ में आ गई।
खाते का पासबुक, पैसे, सामान, सब कुछ। सावित्री ने कभी तर्क नहीं किया। उन्हें लगा अब बहू घर संभालेगी तो मुझे राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं आई, भूख आई। एक माँ की थाली। एक दिन सावित्री ने धीरे से कहा, बेटी जरा थोड़ा घी मंगवा दो, रोटी सूखी लगती है। प्रिया ने नाक सिकोड़ी। माँ जी, घी तो मेहमानों रोटी के तो लिए सूखी है। आप तो प्याज रोटी से ही खुश रहती हैं। सावित्री चुप रही। उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया उनकी थाली छोटी हो गई है। अब रसोई में उनका आना जाना सीमित था। माँ जी, आप आराम करें, मैं देख लूंगी। प्रिया हर बार यही कहती, लेकिन उस आराम का मतलब था दिन भर झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और फिर एक कोने में बैठकर सूखी रोटी खाना। गांव वाले देखते पर कुछ नहीं बोलते। बहू है, घर की मालकिन है, लोग कहते। सावित्री बस मुस्कुरा देती, ठीक है, जो भगवान चाहे। परदेश से आती आवाज। राजेश अब भी परदेश में था। हर महीने कॉल करता, माँ कैसी हो, पर कॉल उठाती थी प्रिया। सब अच्छा है राजेश, माँ जी खुश हैं, चिंता मत करो। सावित्री दूर से आवाज देती, हाँ बेटा ठीक हूं, पर वो आवाज अक्सर आंसुओं में डूब जाती। कभी कभी फोन पर राजेश कहता, माँ अब तो आराम करो, बहू है ना। और सावित्री सोचती, हाँ बेटा बहू है, पर माँ कहाँ रह गई। अपमान की दावत। फिर आया वो दिन, प्रिया के मायके वालों का सालाना जमावड़ा। पूरा घर सज गया, नई लाइटें, रंगीन पर्दे, महकते इत्र। गांव में सब कह रहे थे, सावित्री देवी का घर तो अब शहर जैसा हो गया है। घर में चूल्हे पर बिरयानी पक रही थी, रसोई से घी की खुशबू फैल रही थी। प्रिया चमकदार साड़ी पहने, गहनों से लदी, मेहमानों के बीच घूम रही थी, और सावित्री, उन्हें कोने में बिठा दिया गया था। एक प्लास्टिक की थाली में एक सूखी रोटी, आधा प्याज और थोड़ा नमक रख दिया गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बैठकर रोटी तोड़ी। जब उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला तो आंसू रोटी पर गिर पड़े। किसी ने देखा नहीं, या शायद देखा पर अनदेखा कर दिया। भीतर कहीं आवाज आई, हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई और मैं आज भूख में आंसू खा रही हूं। उस पल सावित्री ने आंखें आसमान की तरफ उठाईं। बरगद के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई ऊपर से कह रहा हो, सब देख रहा हूं। प्रिया की ठंडी हंसी मेहमानों के बीच जब कोई पूछता, प्रिया आपकी सास कहाँ है, तो वह हल्की मुस्कान देती, माँ जी तो अब बूढ़ी हैं, उन्हें शोर पसंद नहीं। लोग सिर हिलाते और विषय बदल देते। लेकिन वही सावित्री जो कभी पूरे गांव की दुलारी थी, आज अपने ही घर में पराई हो गई थी। रात को जब सब सो गए, सावित्री ने कोने में रखे संदूक को खोला। उसमें अभी भी कुछ पुराने नोट, बेटे की चिट्ठियां और पायल की यादें रखी थीं। उन्होंने एक चिट्ठी निकाली, माँ तुम्हारे लिए सबसे पहले घर बनवाऊंगा। सावित्री ने उसे सीने से लगाया और फुसफुसाई, बेटा घर तो बन गया, पर माँ कहाँ रही। फर्क माँ की खामोशी। दिन बीतते गए, सावित्री की सेहत गिरती गई, हाथ कांपने लगे, आंखें ढंस गईं और चाल धीमी हो गई। कभी कभी गांव के बच्चे कहते, दादी आप खाती क्यों नहीं। वो मुस्कुरा देती, अरे बेटा माँ को भूख नहीं लगती। पर असल में भूख थी, सिर्फ पेट की नहीं, प्यार की भूख। रात को वो बरगद के नीचे बैठती, चांद को देखती और रामा स्वरूप से बात करती, देखो जी तुम्हारा बेटा बड़ा आदमी हो गया है, पर मैं फिर भी उसी मिट्टी में बैठी हूं। शायद यही माँ का भाग्य होता है। और उसी रात मेहमानों का शोर बढ़ रहा था, संगीत बज रहा था। सावित्री अपने कोने में बैठी रोटी तोड़ रही थीं, प्याज काट रही थीं। अचानक दरवाजे पर एक छाया पड़ी। कोई खड़ा था, ऊंचा, सफेद कपड़ों में, हाथ में 2 बड़े डिब्बे। बरगद के पीछे से आती ठंडी हवा के बीच सावित्री ने धीरे धीरे सिर उठाया। वो राजेश था। बरगद के पत्तों के बीच से चांद की किरणें आंगन में गिर रही थीं। घर के अंदर से हंसी ठिठोली, ढोलक और बिरयानी की खुशबू की लहरें उठ रही थीं। और घर के बाहर मिट्टी के फर्श पर बैठी सावित्री देवी अपनी टूटी थाली में सूखी रोटी और प्याज तोड़ रही थीं। तभी दरवाजे पर एक छाया पड़ी। सफेद कपड़ों में एक आदमी, सिर पर अरबी टोपी, हाथ में 2 बड़े डिब्बे, एक में मिठाई, एक में तोहफे। वो धीरे धीरे भीतर आया। अरे ये शेख साहब कौन है? किसी मेहमान ने पूछा। प्रिया ने मुड़कर देखा और उसके होंठों की मुस्कान जैसे पत्थर बन गई। राजेश बस माँ को देखता रहा। मिट्टी के फर्श पर बैठी, कांपते हाथों से सूखी रोटी तोड़ती उसकी माँ, वही माँ जिसने उसे अपने खून से बड़ा किया था।
एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा और धीरे से बोला, माँ। सावित्री ने सिर उठाया। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर जैसे समय रुक गया, उनकी आंखों में बरसों की सूख चुकी नमी अचानक बरस पड़ी। राजू, तू सच में आ गया बेटा। राजेश ने माँ को गले लगा लिया। दोनों रोते रहे। वो रोना जिसमें 5 साल की दूरी, 100 रातों की तन्हाई और माँ की हर भूख का दर्द बह निकला। घर में सन्नाटा छा गया। मेहमान चुप। प्रिया जड़ और माँ बेटे की ममता के आगे हर चीज छोटी लगने लगी। सच का सामना राजेश ने माँ का हाथ थामा और बोला, माँ क्या तुमने खाना खाया? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, खा लिया बेटा, रोटी प्याज। राजेश ने थाली उठाई। उसमें आधी रोटी, एक कौर प्याज और नमक की डली पड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। ये खाना है माँ? तूने मुझे कहा था ना कभी भूखी नहीं रहूंगी। सावित्री ने उसे शांत किया। बेटा गुस्सा मत कर, बहू जवान है, घर संभालती है, मैं तो बूढ़ी हूं। राजेश ने चारों ओर देखा। नए सोफे, नई स्कूटी, फ्रिज, टीवी, हर चीज चमक रही थी, बस उसकी माँ की आंखें नहीं। वो प्रिया की तरफ मुड़ा। 5 साल, हर महीने 15,000 रुपये भेजता था मैं। 9 लाख रुपये भेजे मैंने। माँ का घर बनाने को, माँ के खाने को, वो सब कहाँ गए? प्रिया कांपने लगी। वो तो घर में सामान, खर्चे। राजेश ने जेब से कागज निकाले। बैंक स्टेटमेंट, हर महीने के पैसे, प्रिया के खाते में ट्रांसफर। ये मेरे पसीने की कमाई थी, माँ की दवा के लिए, उनके आराम के लिए, और तुमने उनसे खाना छीन लिया। प्रिया की माँ, भाई सब नीचे नजरें झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। माँ की चुप्पी। बेटे की आग। राजेश ने ऊंची आवाज में कहा, जिस माँ ने मुझे अपने हिस्से की रोटी देकर बड़ा किया, तुमने उसे भूखा रखा। ये घर किसका है? जिस मिट्टी पर माँ ने अपनी उंगलियों से ईंटें लगाईं, उसी घर में तुमने उसे पराया बना दिया। प्रिया रोने लगी। राजेश, मैंने गलती की, लेकिन सावित्री ने बीच में कहा, बेटा गुस्सा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। राजेश ने माँ के आंचल को थाम लिया। माँ, ये गुस्सा नहीं, न्याय है। वो उठा, घर की मेज से मिठाई का डिब्बा उठाया और माँ के सामने रख दिया। अब माँ तू खा, ये मिठाई सिर्फ तेरे लिए है। इस घर में आज तक जिसने भूख झेली है, वही इसका स्वाद जानता है। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से एक पेड़ा उठाया और बेटे के मुंह में रख दिया। पहले तू खा ले बेटा, तू भी तो भूखा रहा है। माँ के प्यार का। सुबह का न्याय। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, राजेश लौट आया है और उसने सब देख लिया है। गांव की पंचायत बुलाई गई। बरगद के नीचे चारपाई बिछी। सावित्री बीच में बैठी, सिर पर सफेद दुपट्टा, चेहरे पर शांति। राजेश उनके पास खड़ा था। प्रिया और उसके मायके वाले सामने बैठे थे। गांव के मुखिया ने पूछा, बेटा राजेश क्या हुआ? राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस माँ की थाली पंचायत के सामने रख दी। सूखी रोटी, प्याज और नमक। गांव सन्न रह गया। एक बूढ़े ने कहा, जिस माँ ने बेटे को अपना खून पिलाया, उसी माँ की थाली में सूखी रोटी, ये तो पाप है। प्रिया के पिता उठे, हाथ जोड़कर बोले, हमसे गलती हुई है, हम अंधे हो गए थे, क्षमा करें। प्रिया रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि घर की असली लक्ष्मी तो सास नहीं, माँ होती है। सावित्री ने धीरे से कहा, बेटी, माँ का दिल बड़ा होता है, जो गलती मान ले वो अपने आप छोटी हो जाती है। राजेश ने पंचायत के सामने घोषणा की, आज से ये घर मेरी माँ के नाम, मैं अब यहीं रहूंगा, अपनी मिट्टी में, अपनी माँ के पास। गांव वाले ताली बजाने लगे। बरगद के पत्ते फिर से हिलने लगे, जैसे ऊपर से आशीर्वाद बरस रहा हो। नई शुरुआत। राजेश ने गांव में ही एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली। नाम रखा माँ की ममता। दुकान की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, माँ की भूख सबसे पवित्र है, जो उसे भर दे वही सच्चा बेटा है। हर सुबह सावित्री दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठती। प्रिया अब उनके पास बैठती, उनके लिए चाय बनाती, पैर दबाती। वो अब सच में बहू नहीं, बेटी बन गई थी। गांव के बच्चे जब आते, सावित्री उन्हें पेड़े देती और कहती, बेटा, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, भगवान उसकी झोली कभी खाली नहीं रखता। राजेश शाम को दुकान बंद करके माँ को लेकर बरगद के नीचे बैठता। सूरज ढलता, हवा में शांति घुल जाती और माँ बेटे की हंसी गांव की गलियों में गूंजती। कहानी का अंत। पर भावनाओं की शुरुआत। एक रात सावित्री आसमान की तरफ देख रही थी। राजेश ने पूछा, माँ क्या सोच रही हो? वो मुस्कुराई, सोच रही हूँ
भगवान ने मुझे सब दे दिया, भूख भी और उसका तृप्ति भी। बस अब यही चाह है कि हर माँ के घर में रोटी हो और हर बेटे के दिल में ममता। राजेश ने उनका हाथ पकड़ा। माँ, तुमने मुझे जन्म दिया, मैंने बस कर्ज चुकाया। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, पर तूने कोशिश की, वही काफी है। बरगद के पत्ते फिर हिले, चांदनी उन पर पड़ी, जैसे ऊपर से कोई कह रहा हो, माँ की भूख मिट गई। जीवन का संदेश। सच्चा हीरो वो नहीं जो तलवार चलाए, सच्चा हीरो वो है जो अपने गुस्से को जीत ले। सच्ची दौलत वो नहीं जो बैंक में हो, बल्कि वो जो माँ के दिल में हो। और सच्ची जीत वो नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वो जो अपनी आत्मा को पहचान ले। बरगद अब भी वहीं खड़ा है। उसकी छांव में हर शाम एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा और बहू, 3 पीढ़ियां साथ बैठती हैं। चाय की खुशबू, मिट्टी की सुगंध और हवा में शांति। कहानी वहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि माँ का प्यार कभी समाप्त नहीं होता।